तो आप सभी सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, स्वागत करता हूं आप सभी को MSN 1 में। MSN 1 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का 11वां नंबर का आज का वीडियो है। और इस सप्ताह में जितने भी सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट का वीडियो आएगा वह 11 नंबर का होगा। ठीक है, इससे पहले 10 तक कर चुके हैं। चलिए, आज का टॉपिक है OT के बारे में। जी हाँ, OT टेक्निक क्या होता है, ठीक है ना। OT जो रूम होता है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए, सारा कुछ जो है हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि आखिर ये OT के जो होता है टेक्निक, OT टेक्निक क्या होता है, OT रूम को तैयार कैसे किया जाता है और OT में कौन कौन से उपकरण शामिल किया जाता है। तो सारा कुछ हम लोग आज देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो OT टेक्निक होता क्या है। देखिए, OT टेक्निक का मतलब है ऑपरेशन थिएटर तकनीक। ऑपरेशन थिएटर टेक्निक का मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रियाएं जिनसे रोगी की सुरक्षा, संक्रमण, ठीक है, स्टेरिलिटी और स्मूथ सर्जिकल वर्क हो, यही जो है OT टेक्निक कहलाता है। टेक्निक के अंदर OT टेक्निक का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी टेक्निकल प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे OT टेक्नीशियन हो गया, ठीक है ना, एनेस्थेटिक हो गए, नर्स हो गई, ये सारे मिलकर OT टेक्निक को फॉलो करते हैं। अब इसमें होता क्या है, OT रूम तैयार करना हो, सारा इक्विपमेंट चेक करना हो, मरीज को तैयार करना हो, कौन सा इक्विपमेंट वर्किंग में है, कौन सा वर्किंग में नहीं है उसको चेक करना, लाइट को चेक करना, मतलब सर्जरी होने से पहले और सर्जरी होने के बाद तक सारे चीज़ों को मेंटेन करना, देख रेख करना, प्रक्रियाओं में सहायता करना, यही OT टेक्निक का मेन मकसद होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, समझ गए। तो यही कहता है OT टेक्निक का अर्थ है ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान जब चल रहा हो और ऑपरेशन के बाद अपनाई जाने वाली सभी प्रोसेस, सभी प्रक्रियाएं रोगी की सुरक्षा, संक्रमण नियंत्रण, स्टेरिलिटी और स्मूथ सर्जिकल वर्क को सुनिश्चित होता है OT टेक्निक से। ठीक है, अगर OT टेक्निक इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि पूरे सर्जरी होना है तो उसके लिए व्यवस्थित टेबल, व्यवस्थित सारा इक्विपमेंट काम कर रहा हो, OT के अंदर लाइट अच्छे से हो, मतलब हर एक चीज़ स्टेरिलिटी बना हो, तो इस सारे तकनीकों को OT टेक्निक के अंदर फुलफ़िल किया जाता है। और OT टेक्निक का जो काम होता है, सर्जरी होने से पहले से लेकर सर्जरी होने के बाद तक प्रक्रिया सहायता चलते रहता है OT टेक्निक के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली OT जो टेक्निक होता है, देख सकते हैं अलग अलग टेक्निक होता है। टेक्निक में क्या है कि एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक का मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, स्वच्छता निर्जीव तकनीक। स्वच्छता मतलब, एसेप्टिक मतलब होता है ऐसा टेक्निक जो संक्रमण से मुक्ति हो, जो संक्रमण बिना संक्रमण के हो, वैसा टेक्निक। OT में संक्रमण रोकने का मुख्य आधार यही एसेप्टिक तकनीक है। इस टेक्निक में जो भी चीज़ अपनाया जाता है वो सब संक्रमण को रोकने के लिए होता है। ओके, आगे इसमें शामिल क्या है, जैसे हैंड वॉशिंग करना, सर्जिकल स्क्रब, स्टरलाइज गाउन पहनना, स्टरलाइज ग्लव्स पहनना, स्टरलाइज फील्ड को मेंटेन करके रखना, प्रॉपर मास्क पहनना, कैप पहनना, शू कवर करना, इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन करना, OT क्लीनिंग और फमिगेशन करना। तो ये जो पहला टेक्निक होता है एसेप्टिक टेक्निक, तो ये एसेप्टिक टेक्निक में संक्रमण रोकने के लिए वे सारे तकनीक, वे सारे उपाय अपनाते हैं जिससे OT रूम में संक्रमण न हो, संक्रमण मुक्त एरिया बना रहे, और उसी को हम लोग एसेप्टिक टेक्निक बोलते हैं। संक्रमण मुक्त एरिया बना रहे वही एसेप्टिक टेक्निक होता है। ठीक है, तो एक चीज़ को आप लोग समझ, अब ये संक्रमण मुक्त करने के लिए, संक्रमण मुक्त बना रहे, इसके लिए देखते होइएगा कि OT रूम में कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर हो, नर्स हो, स्टाफ कोई भी जाता है, सब गाउन, मास्क, सब जो है ग्लव्स वगैरह, शूज वगैरह कवर करके, हेड, सिर के बाल को कवर करके रखता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो बेसिकली ये एसेप्टिक तकनीक बनाए रखने के लिए ही वो सारे चीज़ किया जाता है। दूसरा जो है हैंड वॉशिंग टेक्निक। अब दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, संक्रमण फैल सकता है, वो होता है हाथ के थ्रू। तो हाथ को हैंड वॉशिंग, ठीक है ना। अब ये हैंड वॉशिंग दो तरीके से होता है, एक तो मेडिकल हैंड वॉशिंग है और एक सर्जिकल हैंड स्क्रब है।
तो जो मेडिकल हैंड वॉश होता है यह 20 से 30 सेकेंड के लिए सामान्य होता है, साबुन व पानी से धोया जाता है ओपीडी वार्ड तथा ओटी में प्रवेश से पहले। तो मेडिकल हैंड वॉश जो होता है यह ओटी में प्रवेश करने से पहले या ओपीडी ख़त्म होना, वार्ड में जाने से के बाद, ओटी में प्रवेश करने से पहले मेडिकल हैंड वॉश किया जाता है, जो नॉर्मली 20 से 30 सेकेंड का इसका समय होता है। ठीक है, आगे मैं सर्जिकल हैंड स्क्रब की बात करूँ तो सर्जिकल हैंड स्क्रब जो होता है इसमें समय लगता है। ठीक है, ये जो सर्जिकल हैंड स्क्रब है ये 5 से 10 मिनट तक बहते पानी में एंटीसेप्टिक जैसे क्लोरोहेक्साडीन, पोविडोन, आयोडीन से सर्जिकल स्क्रब किया जाता है। फिंगर टिप, फिंगर्स, हैंड्स और फोर आर्म को साफ़ करना। इसमें सर्जिकल स्क्रब में होता है कि बहुत बारीकी से साफ़ किया जाता है, जैसे फिंगर टिप ऊपर का, फिर फिंगर को, फिर हाथ को और फिर फोर आर्म पूरे बाजू को, ठीक है ना, साफ़ किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। हाथों को ऊपर, कोहनी को नीचे रखते हुए धोया जाता है ताकि जो भी पानी है वो आराम से कोहनी के नीचे साइड से निकल जाए, ऊपर ना जाए। ठीक है ना, तो ये सर्जिकल स्क्रब होता है जो हाथ धोने के लिए ये आपका काम में आता है। तो हैंड वॉशिंग एक ऐसा टेक्निक है ओटी टेक्निक में जो दो तरीक़ा से, मेडिकल और सर्जिकल दो तरीक़ा से किया जाता है। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो गाउन और ग्लोविंग होता है। गाउन और ग्लोविंग का मतलब होता है स्टरलाइज गाउन पहनने का नियम, गाउन पहनना और ग्लोविंग करना यानी ग्लोव्स पहनना। ठीक है, अब ये स्टरलाइज गाउन पहनने का कुछ नियम है। गाउन ऐसा नहीं है कि मिला सीधे पहन लिए। स्क्रब के बाद स्टरलाइज टॉवल से हाथ पोछे। पहले आप क्या करेंगे, सर्जरी रूम में आएंगे तो स्क्रब हैंड वॉश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, हैंड वॉश करके स्टरलाइज जो टॉवल होगा उससे साफ़ करेंगे। देखिए, ये स्टरलाइज का मतलब होता है विसंक्रमण, जिस पर बिल्कुल नए नए हो, वह बिल्कुल संक्रमण मुक्त हो, वही जो है स्टरलाइज होता है। तो ऐसा टॉवल जो संक्रमण मुक्त वाला हो उससे हाथ साफ करेंगे। गाउन को स्टरलाइज टेक्निक से पहनेंगे और सर्कुलेटिंग नर्स से बैक टाई करवाना। जो सर्कुलेटिंग नर्स होती है उससे बैक टाई करवाना एक काम होता है। क्या चीज़? स्टरलाइज गाउन पहनने में। ग्लोविंग करने में क्लोज टेक्निक या ओपन टेक्निक से स्टरलाइज ग्लोव्स पहनेंगे। दो टेक्निक है, क्लोज और ओपन, दोनों टेक्निक से जो भी हो आप स्टरलाइज गाउन पहनेंगे, ग्लोव्स पहनेंगे। ग्लोव्स फटने पर तुरंत बदलना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा टेक्निक कौन है? गाउन का और ग्लोविंग का, याद रखिएगा। पहला टेक्निक एसेप्टिक टेक्निक था, दूसरा टेक्निक था हैंड वॉशिंग टेक्निक और तीसरा टेक्निक है गाउन एंड ग्लोविंग का। आगे है यहाँ पे स्टेराइल फील्ड मेंटेनेंस। चौथा टेक्निक है कि जो फील्ड है उसको आप स्टेराइज मेंटेन रख सके। ठीक है ना, अब चूँकि सर्जरी चल रहा होता है उस पूरे प्रोसेस के दौरान आप स्टेराइज फील्ड मेंटेन बना के रखना एक काम होता है। तो चौथा टेक्निक है स्टेराइज फील्ड मेंटेन करना। ठीक है, जैसे स्टरलाइज टेबल हो, ड्रेप्स हो, इंस्ट्रूमेंट पर कंटामिनेंट न हो। ठीक है ना, स्टरलाइज पर्सन केवल स्टरलाइज एरिया को ही छुए, नॉन स्टरलाइज स्टाफ दूरी बनाए रखे, मूवमेंट न्यूनतम रखे। कहने का मतलब कि सर्जरी के प्रोसेस के दौरान आपको मेन महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि जो फील्ड जहाँ पे सर्जरी हो रहा है उस एरिया में बिल्कुल स्टराइल फील्ड मेंटेन करके रखें। कोई व्यक्ति अगर बाहर से आना चाहता है बिल्कुल नहीं अलाउ करना है। ठीक है, कोई स्टाफ है जो नॉन स्टरलाइज एरिया वाला में है यानी ओटी के बाहर से है तो उसको बिल्कुल अंदर मत आने दीजिए। ठीक है ना, न्यूनतम मूवमेंट जो है ओटी और बाहर के एरिया में बिल्कुल न्यूनतम मूवमेंट बना के रखें। कुछ ऐसा इक्विपमेंट है उसे जो नॉन स्टरलाइज स्टाफ है उससे दूरी रखें। जो स्टरलाइज व्यक्ति है उसी को जो है इंस्ट्रूमेंट छूने दे। तो ये कुल मिला के जो है आपको स्टरलाइज फील्ड मेंटेनेंस करने का भी एक तकनीक जो है ओटी में है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे पाँचवा, मरीज को तैयार करना। अब पेशेंट को भी तैयार करना आपके ओटी टेक्निक में आता है कि कैसे आप मरीज को तैयार करते हैं। तो मरीज को तैयार करने में पहला जो आता है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन का मतलब होता है कि सर्जरी से पहले की तैयारी। अब मरीज को सर्जरी से पहले की तैयारी कैसे करेंगे? तो पहचान सत्यापन, मरीज के नाम, एज और प्रोसीजर से सत्यापन करेंगे कि हाँ वास्तव में जिस मरीज को सर्जरी करना है वही है। ठीक है,
कंसर्न चेक करेंगे, जो मरीज से आप लिखित सहमति लिए उसके परिजन से वो चेक करेंगे। वाइटल साइन सब चेक कर लेंगे कि ठीक है कि नहीं ठीक है। एलर्जी चेक करेंगे कि पेशेंट को कुछ एलर्जी तो नहीं होता है एनेस्थेसिया वगैरह से। हेयर क्लिपिंग शेविंग नहीं, ठीक है ना, हेयर क्लिपिंग जो है आप कर देंगे। स्किन प्रिपरेशन, जहाँ पे सर्जरी होना है वहाँ पे स्किन को तैयार करेंगे पोविडोन से, आयोडीन से या फिर क्लोराहेक्साडिन से। कैथेटराइज करेंगे, अगर आवश्यक हो तो कैथेटराइज भी करते हैं। प्री मेडिकेशन जैसे सीडेटिव दवाई, एनाल्जेसिक दवाई, जो दवा देना हो सर्जरी से पहले वो प्री मेडिकेशन करते हैं। तो ये सारा चीज़ है, अनावश्यक वस्तु निकाल देते हैं, ठीक है ना। और प्री ऑपरेटिव में ही गाउन वगैरह भी मरीज को पहनाते हैं, ग्लव्स वगैरह, गाउन वगैरह, ये जो होता है ड्रेस, वो ड्रेस वगैरह पहनाते हैं। तो इस प्रकार से प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे पोजीशनिंग स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्रोसीजर के अनुसार जो है हम पोजीशन मरीज को देते हैं, जैसे सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लिथोटोमी, लेटरल, टेंडर बल्क, फाउलर पोजीशन। तो जैसा भी सर्जरी हो, सर्जरी के अकॉर्डिंग हम मरीज को पोजीशन देते हैं, ठीक है। प्रेशर पॉइंट को पैडिंग देना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ भी प्रेशर पॉइंट है वहाँ पे पैड लगा देना चाहिए। तो कुल मिला के ये जो है सर्जरी से पहले मरीजों की तैयारी है, ठीक है ना। तो ये ओटी टेक्निक के अंदर ही आता है कि कैसे आप मरीज को तैयार करेंगे, ये भी एक तकनीक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है छठा, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग टेक्निक। अब इंस्ट्रूमेंट का हैंडल कैसे किया जाएगा इसका भी टेक्निक है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को काउंट करना, जैसे बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी। मान गए ओटी में है, सर्जरी किए, उसमें से सर्जरी का एक इक्विपमेंट गायब हो गया और हमेशा सर्जरी होगा, हमेशा गायब होता रहेगा तो पता चलेगा हो गया, सर्जरी के दौरान जो है कोई इक्विपमेंट ही गायब हो गया तो दिक्कत हो जाएंगी। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट को पहले आपको काउंट करना है कि सारे इंस्ट्रूमेंट व्यवस्थित तरीके से है, चाहे वो सर्जरी से पहले हो, चाहे सर्जरी के दौरान हो या बाद हो। देखिए, दौरान वाला मैटर के लिए असिस्ट करने के लिए ओटी टेक्नीशियन होता है, तो सबका काम ही यही है करना, ठीक है ना। आगे है पास इंस्ट्रूमेंट इन करेक्ट मैनर, यानी फॉर्मली सेफ पोजीशन। जो भी इंस्ट्रूमेंट हो उसको अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आपको रखना है, ठीक है। शार्प इंस्ट्रूमेंट को अलग ट्रे में रखना है, जो भी नुकीले धारदार इक्विपमेंट है उसको आपको अलग ट्रे में रखना है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग टेक्निक में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से सही जगह पर नहीं रखेंगे, आपके पास कितना इक्विपमेंट है, कितना था, इसको नहीं ध्यान रखेंगे, ठीक है। अलग अलग इक्विपमेंट को अलग अलग जगह नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ रखा है, ठीक है ना। अब इक्विपमेंट हैंडलिंग टेक्निक ख़त्म हो गया तो अब आता है वेस्ट डिस्पोजल का। तो ओटी टेक्निक में एक चीज़ आपको और ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा, मान के सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, सर्जरी में ब्लड लगा हुआ स्वेब निकल रहा है, कुछ उसमें से एनाटॉमिकल पार्ट निकल रहा है, तो ये पता होना चाहिए ना कि उसको कहाँ पे रखा जाता है। तो वेस्ट डिस्पोजल आपको पता होना चाहिए। येलो बैग इन्फेक्टियस वेस्ट, जैसे एनाटॉमिकल पार्ट हो गया, कुछ इन्फेक्टियस वेस्ट हो गया, उसको येलो बैग में रखते हैं, ठीक है। रेड में प्लास्टिक वेस्ट रखते हैं, ब्लू में ग्लास या मेटल का रखते हैं, ठीक है, व्हाइट में शार्प रखते हैं। तो ये आपको बायोमेडिकल वेस्ट का पता होना जरूरी होता है, ठीक है। अब आता है कि भाई ओटी रूम का आप तैयारी कैसे करेंगे। वो तो टेक्निक समझ गए कि क्या क्या तकनीक ध्यान में रखा जाता है ओटी रूम में, कौन कौन से तकनीक होना चाहिए ओटी टेक्निक, ठीक है ना। लेकिन अब आप रूम का तैयारी कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों को करेंगे ओटी रूम को तैयार करने के लिए। तो ओटी को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि संक्रमण मुक्त हो, व्यवस्थित हो और सुरक्षित वातावरण हो, इसीलिए हम ओटी रूम को अच्छे से प्रॉपर तैयार करते हैं। पहला है ओटी क्लीनिंग करना। जो ओटी रूम है, ऑपरेशन थिएटर, उसको क्लीन करना, साफ करना, डेली क्लीनिंग होना चाहिए। फ्लोर मॉपिंग विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जो नीचे का फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसको प्रॉपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी से साफ़ कर दिए, नहीं, प्रॉपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको साफ़ करना चाहिए। ओटी टेबल, लाइट, ट्रॉली की सफाई होनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इंस्ट्रूमेंट सरफेस क्लीनिंग, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा है उसके नीचे भी सरफेस होता है तो उसको भी अच्छे से साफ़ करना। यानी कुल मिला के ओटी क्लीनिंग पहला स्टेप में डेली क्लीनिंग होना चाहिए। फ्लोर का डेली, लाइट, टेबल, ट्रॉली, ये सब का सफाई होना चाहिए। डेली इंस्ट्रूमेंट जो रखा होता है उसके नीचे भी सफाई होना चाहिए। मतलब कहीं भी ऐसा जगह ना बचे कि सफाई ना हो और वह बाद में चल
चलकर वो संक्रमण का स्रोत बने या बाद में वह खराब निकले सफाई के कारण। तो पहला डेली क्लीनिंग, ओटी क्लीनिंग में डेली क्लीनिंग होनी चाहिए। आगे है टर्मिनल क्लीनिंग या वीकली क्लीनिंग। एक होता है डेली क्लीनिंग और एक है टर्मिनल क्लीनिंग या वीकली क्लीनिंग। पूरे ओटी की गहरी सफाई होती है सप्ताह में। वाल्व, लाइट, फैन, एसी, डक्ट सब चीज़ का सफाई होता है। फर्मिगेशन अगर हॉस्पिटल पॉलिसी में हो तो टर्मिनल क्लीनिंग का मतलब होता है डीपली क्लीनिंग, जहाँ पे डेली क्लीनिंग में पूरा डीपली नहीं होता है, लेकिन जब क्लिनिकल या टर्मिनल करते हैं, टर्मिनल क्लीनिंग का मतलब होता है सर्जरी के बाद कोई पेशेंट निकल गया ओटी से तो कंप्लीट ओटी को डीपली क्लीन किया जाता है, ठीक है ना। तो वीकली होगा या टर्मिनल होगा, दोनों कंडीशन में ओटी को पूरा डीपली सफाई किया जाता है, जिसमें पूरा वाल्व का मतलब है पूरा दीवार, लाइट, पंखा, एसी सब सफाई किया जाता है, ठीक है। और बाकी डेली ट्रेनिंग में तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह और जो भी है टेबल वगैरह होता ही है। फर्मिगेशन अगर हॉस्पिटल पॉलिसी में हो तो फर्मिगेशन भी करते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंट्रोल। इन्वायरमेंटल कंट्रोल क्या होता है, तो आप जो ओटी रूम है वहाँ पे आप इन्वायरमेंट कैसा बना के रखेंगे, लाइट कितना होना चाहिए, आर्द्रता ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, ठीक है ना, एयर फ्लो कितना होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, एसी कितना पर चलना चाहिए। तो ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल होता है, वातावरण कैसा ओटी का हो, ये भी तो ओटी रूम के तैयारी में आएगा ना। तो ओटी रूम के तैयारी में आपका वातावरण काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। जैसे एसी का जो टेम्परेचर है 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ह्यूमिडिटी 40 से 60% रखना चाहिए। HEPA फिल्ट्रेशन, हेपा फिल्ट्रेशन होना चाहिए। लेमिनर एयर फ्लो सम ओटी, कुछ ओटी में लेमिनर एयर फ्लो लगा होता है। तो ये वातावरण साथ में लाइट कंप्लीट अच्छा होना चाहिए, ताकि एकदम बिना शैडो का होना चाहिए, ताकि रात में अगर ओटी हो तो एकदम क्लीन और एकदम स्पष्ट दिखे जहाँ भी सर्जरी करना हो, ठीक है ना। आगे आता है ओटी टेबल का सेटअप करना है। अब जिस टेबल पर मरीज को लिटाया जाता है, सर्जरी किया जाता है, उस टेबल को सेटअप करना और एक ओटी रूम में ही होता है। अब मान गए पेशेंट आ गया, डॉक्टर आ गया सर्जरी के लिए, पता चले टेबल ही तैयार नहीं है, तो ये सब टेबल तैयार करने का काम ओटी में जो असिस्टेंट रहते हैं उन्हीं का होता है। स्टरलाइज ड्रेप्स बिछाना टेबल पर, इंस्ट्रूमेंट अरेंज करना बाईं से दाईं ओर, ठीक है, बाईं से दाईं ओर इंस्ट्रूमेंट अरेंज करना है, टेबल के एरिए के आसपास इंस्ट्रूमेंट को अरेंज करके रखना है। काउंट शीट तैयार करना, सक्शन, कॉटरी, एनेस्थेसिया मशीन चेक करना कि आपके ओटी रूम में ये सब काम कर रहा है कि नहीं। ये सब टेबल के आसपास ही होता है, ऐसा नहीं है कि टेबल से 10 कदम दूर है, 5 कदम दूर है तो उसको लाने जाने के लिए समय लग जाए, नहीं। सारा काम ओटी में फास्ट होता है, सिक्योर होता है, इसलिए सारा ओटी टेबल के आसपास जितने भी सक्शन मशीन है, कॉटरी है, एनेस्थेसिया मशीन है, ठीक है, जो भी बीपी हैंडलिंग मशीन है, सब आसपास ही रहता है। तो ये ओटी टेबल के सेटअप है कि आप कैसे ओटी टेबल को सेटअप करेंगे और उसके आसपास क्या क्या इक्विपमेंट रखेंगे, ओके। आगे है यहाँ पे इमरजेंसी रेडीनेस। इमरजेंसी के लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। ओटी में क्या होता है, इमरजेंसी की तैयारी के लिए क्रैश कार्ट रेडी रखेंगे, ठीक है। डिफाइब्रिलेटर चेक करके रखेंगे कि मान गए मरीज को अचानक से हार्ट का समस्या आ गया, हार्ट फेलुअर होने लगा, तो डिफाइब्रिलेटर रखते हैं उसके लिए, ठीक है। इमरजेंसी मेडिसिन रखते हैं कि अचानक से अगर कुछ हो तो तुरंत दे सके। तो एड्रेनालाइन और एट्रोपिन ये दवाइयाँ इमरजेंसी का होता है। बाकी सिचुएशन के हिसाब से सारे इमरजेंसी ड्रग होते हैं ओटी रूम में। तो ओटी रूम के तैयारी में इमरजेंसी के लिए भी आपको तैयारी रखना पड़ता है। तो कुल मिला के ये सारा तैयारी होगी। अब आता है कि आपके ओटी रूम में कौन कौन से इक्विपमेंट है जो होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए सर्जरी में तो जो उपयोग होगा, जो इक्विपमेंट सीजर वगैरह हो गया, ठीक है ना, स्टिच के लिए जो भी धागे का उपयोग होता हो जिसे सुचर्स बोलते हैं, वो सब तो रहता ही रहता है, कॉमन बात है। लेकिन ओटी रूम में कौन कौन से इक्विपमेंट सीधे तौर पर होनी चाहिए, तो पहले ओटी टेबल जिस पे मरीज को रखा जाता है। लाइट, ओटी का लाइट एकदम बेहतरीन शैडो लेस होना चाहिए, बिल्कुल उसका छाया ना हो, डायरेक्ट
जो है उसका रोशनी निकले। एनेस्थेसिया मशीन होना चाहिए, ये सब ओटी में ही होता है। सक्शन मशीन रहता है गले उले को साफ करने के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन होता है, ये सारा मशीन ओटी में ही रहा। आगे है मल्टी पैरामीटर मोनीटर होता है। मल्टी पैरामीटर मोनीटर कहने का मतलब है ऐसा मोनीटर जिस पे बीपी भी दिखे, रिस्पायरेशन भी दिखे, ठीक है ना, पल्स भी दिखे, टेम्परेचर भी दिखे, सारा कुछ होता है मल्टी पैरामीटर मोनीटर होता है, ठीक है। ऑटोक्लेव होना चाहिए, स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव मशीन होता है। डिफाइब्रिलेटर होता है, ठीक है, वेंटिलेटर होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली होता है और मायो स्टैंड होता है जिस पर सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी ओटी में आना चाहिए प्रॉपर तौर पर। एयरवे एंड इमरजेंसी रिससिटेशन इक्विपमेंट होना चाहिए कि अगर मरीज को कोई दयनीय स्थिति हो, आपातकालीन हो, तो तुरंत जो है उसे रिससिटेट किया जाए। इसके लिए एयरवे इमरजेंसी रिससिटेशन इक्विपमेंट भी होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये सारा मोटा मोटी एक मेन मशीन है, इक्विपमेंट है जो ओटी में रहता है, ठीक है। तो ये आपका रहा ओटी टेक्निक। ओटी टेक्निक को कैसे तैयार, ओटी रूम को कैसे तैयार करते हैं और कुछ इक्विपमेंट जो ओटी के रूम में होना चाहिए एकदम प्रॉपर, वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब जो यहाँ पे बात करूँ इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली का, तो इसमें वे सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सर्जरी में उपयोग किए जाते हैं। सीजर हो गया, ब्लेड हो गया, ठीक है ना, अलग अलग सीजर का प्रकार होता है, सूचर हो गया, तमाम तरीके के जो है आपको होते हैं इसमें ट्रॉली में, ठीक है। तो ये मैं सीधा इसमें इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली ही लिख दिया हूँ। तो इस प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।